हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिस इज ममता यादव। वेलकम बैक टू माय चैनल करंट सॉल्यूशंस 2.8। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। इसके पहले हम कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा था प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा था पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ा था ताम्र पाषाण काल और ऐतिहासिक काल में हमें पढ़ना है वैदिक काल, यानी वैदिक सभ्यता हमको पढ़ना है। देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई, लेकिन जब तक सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक हम सिर्फ वैदिक सभ्यता को ही प्रथम सभ्यता मानते थे। लेकिन जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तो पता चला कि सिंधु सभ्यता ही भारत की प्राचीन नगरीय सभ्यता है। पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान, विकास एवं पतन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन 1700 बीसी के आसपास हुआ था और इसके बाद एक लंबा गैप हमें देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अज्ञात कारणों की वजह से कुछ समय के लिए भारतीय इतिहास अज्ञात रहता है। इस समय कोई विशेष सभ्यता देखने को नहीं मिलती है। लगभग 1500 बीसी के आसपास एक नई सभ्यता हमें देखने को मिलती है जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता का टाइम जो है 2500 बीसी से 1700 बीसी हो गया और यहाँ इसका लास्ट कितना होना चाहिए था? वैदिक सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता समाप्त होने के बाद वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई तो 17 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है 1500 से 600 बीसी, यानी इसके देखिए इसके बीच में जो गैप मिल रहा है इतना 2-2.5 साल का, वो इसमें न ही कोई नई सभ्यता दिखाई दी, न दोनों सभ्यताएं एक साथ एक समाप्त होने के बाद एक प्रारंभ हुई, ऐसा भी नहीं हुआ है। इसलिए इसे एक संक्रमण का काल कहते हैं। संक्रमण का काल। ऐसा माना जाता है कि इसमें ये जो समय था इसमें ये लोग समाप्त हुए तो कुछ बचे होंगे, तो कुछ सिंधु सभ्यता के थे, कुछ जब वैदिक काल प्रारंभ हुआ होगा इसी में, तो कुछ व्यक्ति इसमें के होंगे। तो संक्रमण का काल मतलब दोनों सभ्यताओं के लोग जो है मिक्सअप रहे होंगे, इसलिए इस समय को संक्रमण का काल कहा जाता है। ऐसा वक्त जिस समय सब कुछ स्थगित हो गया हो, इस समय सब कुछ स्थगित था, मतलब न ही इस समय न ही कोई विकास हुआ, न ही कोई समाप्ति हुई, न कोई कार्य, यानी किसी कार्य का पता नहीं चल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता का अंत और वैदिक सभ्यता का प्रारंभ, इनका कोई लिखित या स्पष्ट प्रमाण नहीं है। देखिए, भारत में सभ्यताओं का क्रम जो है वो उल्टा रहा है। क्यों? पहले देखिए, पहले क्या आया? वैदिक सभ्यता आई। जब सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब हम लोग क्या समझते थे कि वैदिक सभ्यता ही भारत के इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन उसके बाद जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तब पता चला कि सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो लेकिन इसमें सबसे पहली सभ्यता कौन सी है? पहली सभ्यता है हमारी सिंधु सभ्यता और दूसरी सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, और ये ग्रामीण सभ्यता है। तो पहले गांव बसते हैं या शहर बसते हैं? पहले गांव बसते हैं, उसके बाद शहर बसते हैं, इस तरह होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है? नगर बसे और फिर इसमें गांव बसे, यानी पहली सभ्यता जो थी वो नगरीय थी और दूसरी थी वो ग्रामीण थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यताओं का के जो विकास का क्रम है वो उल्टा रहा है। देखिए, ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता और भारत की
प्रथम ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब हम वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्रथम सभ्यता मानते थे, लेकिन जब इसकी खोज हुई है तो ये हो गई पहली। और ये क्या है, ग्रामीण, ये नगरीय सभ्यता है पहली और ये ग्रामीण सभ्यता पहली है। घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है जिसकी लिपि तो हमारे पास है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। और जो वैदिक सभ्यता है, जो हमारी वैदिक सभ्यता है, इसकी जो है बोली और भाषा तो हैं लेकिन इसके पास कोई लिपि नहीं, यानी वैदिक सभ्यता की कोई लिपि नहीं थी उस समय। यानी जिस समय वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में सब कुछ लिखा जाना चाहिए था, उस समय वह सब कुछ नहीं लिखा गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता का ही एक हिस्सा है। जिन चीज़ों को आज हम वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे उन चीज़ों को उन लोगों ने तब नहीं लिखा जब उन्हें लिखा जाना चाहिए था। इन लोगों ने अपनी बातों को सुना कर एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के माध्यम से सुना कर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया। पहली पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को पुरानी बातें बताई, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को पुरानी बातें बताई और तीसरी पीढ़ी ने चौथी पीढ़ी को। इस तरह करते करते वैदिक काल के अंत में इसका संकलन किया गया। अर्थात वैदिक पीरियड में एक लंबे समय के बाद एक लिपि आई जिसको सुनी सुनाई गई, जो बातें उनके पास रखी थी पूर्वजों से, उनको जो है लिपिबद्ध किया गया। हमारे पास सिंधु सभ्यता का अंत और वैदिक सभ्यता के प्रारंभ के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं, अर्थात सिंधु सभ्यता का अंत कब, क्यों और कैसे हुआ, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है। और वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कब, कैसे, कहाँ, यानी कब और कैसे हुआ, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है। सिर्फ अज्ञात कारणों के द्वारा इतिहासकार लोग अंदाजा लगाते हैं और रेडियो कार्बन विधि के द्वारा भी इसके समय का कुछ अंदाजा लगाया गया है। इन सबके कालानुक्रम का कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं मिला है अभी तक। देखिए हमारा टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम है 1500 BC से 600 BC तक। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल का प्रारंभ लगभग आज से 3500 साल पहले हुआ था और इसका अंत लगभग 26 से 2700 साल पहले ही हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार मार्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का समय जो है 2500 से 1500 BC बताया है। मार्टिन व्हीलर ने। BC सिंधु सभ्यता। देखिए मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 BC सिंधु सभ्यता का समय बताया है। इसी के आधार पर, यानी इस समय के आधार पर 1500 BC से स्टार्टिंग रखते हैं वो वैदिक सभ्यता की। 1500 से 600 BC ये किसका टाइम है, वैदिक सभ्यता का। यानी वैदिक काल का समय कितना निकाला इन्होंने, 1500 से 600 BC। किस आधार पर उन्होंने इसकी समाप्ति 1500 रखी है, उसी के आधार पर। वैदिक काल के प्रारंभ की जानकारी भले ही स्पष्ट व प्रामाणिक ना हो, परंतु इसके अंत की जानकारी बिल्कुल एग्जैक्टली पता है, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट और प्रामाणिक है, क्योंकि उस समय तक जानकारियाँ, लिपि तथा बहुत सारी बातें इतिहासकारों के पास आ चुकी थी। देखिए भारत के इतिहास में 600 BC एक महत्वपूर्ण कालखंड है। वह क्यों, वह इन परिवर्तनों की वजह से। एग्जैक्टली लास्ट टाइम क्यों पता है, इसके कई सारे रीजन हैं। देखिए पहला है द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ कब होता है, 600 BC में। बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय कब होता है, 600 BC में। और महाजनपदों का उदय कब होता है,
600 बीसी में, और लोहे का अत्यधिक प्रयोग 600 बीसी में, लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आयरन एज, जिसको हमने बताया था कल युग। कल मीन्स क्या होता है? लोहा। कल मीन्स लोहा यानी आयरन एज। हम लोग इस समय हम मानते हैं कि हम लौह युग यानी कल युग में आ गए हैं। यह युग परिवर्तनों के दौर में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वाला समय है। इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर इतिहासकारों ने वैदिक काल को 1500 से 600 ईस्वी तक माना है। 600 ईस्वी पूर्व यानी 600 बीसी, 600 बीसी को देखकर इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीकरण तथा वैदिक सभ्यता को द्वितीय नगरीकरण बताया है। देखिए, परिवर्तनों के आधार पर ही वैदिक सभ्यता को द्वितीय नगरीकरण बताया गया है। देखिए, वैदिक काल, इस काल का जो नाम है वो वैदिक काल क्यों पड़ा? वैदिक काल, वैदिक यानी वेद, अर्थात सभी जानकारियां वेदों से मिलने के कारण। सभी जानकारियां वेदों से मिलने के कारण इसका नाम जो है वैदिक काल पड़ा। अर्थात इस काल में सभी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक व्यवस्था का निर्धारण वेदों के द्वारा ही होता है, इसलिए इसका नाम जो है वैदिक काल रखा गया। देखिए, वैदिक काल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है ऋग वैदिक काल, इसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल। ओके, और ये उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी यानी पूर्व वैदिक काल को भी ऋग वैदिक काल कहते हैं, और इसका उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम है वो है 1500 से 1000 बीसी, और इसका टाइम है 1000 से 600 बीसी। ओके, यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि 3600 साल, 3600 से लेकर 3100 साल पहले की जो बात है, 3600 से 3100 साल के पहले की बात जो है वो ऋग वैदिक काल में मानी जाएगी, और 3100 से लेकर 2700 तक की बात जो है, यानी 3100 से 2700 साल पहले की बात उत्तर वैदिक काल में आएगी। यानी 3100 से 2700 साल पहले की जो बात है वो उत्तर वैदिक काल में आएगी, और 3600 से 3100 साल पहले की जो बात है वो ऋग वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल में मानी जाएगी। यह जो इतिहास है ऋग वैदिक काल का इतिहास कितना है? 500 वर्षों का, और यह इसका इतिहास उत्तर वैदिक काल का इतिहास 400 वर्षों का है। देखिए, सिंपल तरीके से देखते हैं, ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 बीसी है, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 बीसी तक है, और पूरा वैदिक काल कंप्लीट यानी इन दोनों को मिलाकर पूरा कितना हुआ हमारा? 1500 से 600, यानी 1500 से 600 बीसी तक होगा। अब देखिए, अगर इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए यहाँ से रख दिया जाए उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है या कितना, ऑप्शन रखे हुए हैं, तो कौन सा होगा आपका? 1000 से 600 बीसी तक। इस वैदिक काल का पूरा इतिहास एक विशेष प्रकार के लोगों पर आधारित है जिन्हें कहा जाता है आर्य। अब हम आपको आर्य के बारे में बताएंगे। उत्पत्तिकर्ता यानी निर्माता, वैदिक काल के निर्माता या उत्पत्तिकर्ता आर्यों को माना जाता है। वैदिक काल में हम जो भी अध्ययन करते हैं, यानी वैदिक काल में हम सामाजिक,
धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जो भी अध्ययन करते हैं वह आर्यों के जीवन से संबंधित होता है। देखिए आर्य, उत्पत्तिकर्ता कौन है? आर्य। अब आर्य पर प्रश्न बनता है क्या, यानी आर्य क्या है। दूसरा प्रश्न, कौन? आर्य कौन है और कहाँ? आर्य कहाँ से आए थे? आर्य क्या है, आर्य कौन है और आर्य कहाँ कहाँ से आए थे या कहाँ कहाँ के मूल निवासी थे। देखिए आर्य क्या है, मतलब आर्य का अर्थ, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम या सज्जन व्यक्ति। दूसरा है हमारा कौन। आर्य कोई प्रजाति या नस्ल सूचक शब्द नहीं है, आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर या अध्यापक, अध्यापक ले लीजिए, अध्यापक की कोई नस्ल होती है या फिर उसकी कोई प्रजाति होती है? नहीं होती है ना, यह सिर्फ भाषा सूचक शब्द है। उसका अपना पेशा है, अपना बिजनेस है, उसके पेशे के हिसाब से हम लोगों ने उसका नाम रख दिया अध्यापक। इसी तरह आर्यों को उनके कुल, श्रेष्ठ यानी कुलीन और श्रेष्ठ होने की वजह से उनका नाम दे दिया गया था आर्य। तीसरा है कहाँ। आर्य कहाँ से आए थे? कहाँ का मतलब आर्य कहाँ के निवासी थे? तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो है भारत के मूल निवासी थे, परंतु कुछ का मानना है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि आर्य विश्व के अलग अलग स्थानों से आए हुए थे। देखिए आर्य, आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सभ्य, सज्जन आदि। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है। ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मूलर ने किया था 1853 में। सबसे पहले यूज आर्य शब्द का किसने किया है? मैक्स मूलर ने। और आर्य एक भाषा सूचक शब्द, यानी हमने अभी बताया था आर्य ना ही कोई प्रजाति है और ना ही कोई नस्ल सूचक शब्द है। आर्य जो है एक श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति लगाता है। जर्मनी का हिटलर जो था वो खुद को आर्य बताता था, यानी कि खुद को श्रेष्ठ बताता था, और जर्मनी में जर्मन वासियों को भी श्रेष्ठ बताने के लिए उत्साहित किया करता था। देखिए यह प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, विद्वान, श्रेष्ठ या कुलीन, पुरोहित। कौन सा होगा? अभी हमने बताया था श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? इस मत के अनुसार दो तरह के इतिहासकार अपने अलग अलग सिद्धांत रखते हैं। पहला है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत जो कि इसमें भारतीय इतिहासकार हैं। और दूसरा है विसरणवादी सिद्धांत, इसमें विदेशी इतिहासकार। देखिए विकासवादी क्या है? विकासवाद क्या होता है? किसी एक जगह पर धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों के कारण एक विशिष्ट प्रकार का विकसित रूप विकासवादी सिद्धांत कहलाता है। विकासवादी मानते हैं कि आर्य जो है भारत के मूल निवासी थे और सिंधु सभ्यता में धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन उन्हें आर्य के रूप में स्थापित करता है। और देखिए विसरणवादी, विसरण का अर्थ होता है विसरण परासरण, जानते हैं? विसरण यानी दूर दूर तक फैलना। जैसे अगरबत्ती लगा दीजिए आप कमरे में तो धीरे धीरे करके उसकी खुशबू कमरे से बाहर भी निकलने लगती है, यानी धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगती है दूर दूर तक। इसी तरह से विसरण का मतलब है, इन्होंने कहा है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि यह विश्व के अलग अलग स्थानों से आकर यहाँ बसे थे। देखिए पहला है विकासवादी सिद्धांत में सबसे पहले लेखक हैं L.D. कल्लर। इनका स्थान इन्होंने बताया है कश्मीर, यानी कि L.D. कल्लर जी का मानना है कि आर्यों का निवास स्थान जो है कश्मीर था। यानी L.D. कल्लर जी मानते हैं कि आर्यों का उत्पत्ति स्थान जो है वह कश्मीर है।
दूसरे हैं गंगानाथ झा। इन्होंने आर्यों के निवास उत्पत्ति का स्थान बताया है ब्रह्मर्षि प्रदेश, जो कि गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र है। ब्रह्मर्षि प्रदेश गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र है, इन्होंने यह प्रदेश बताया है। और तीसरा है अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद। इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान बताया है। सप्त सैंधव प्रदेश जानते हैं, सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र, यानी कि सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियां यानी 7 नदियां, ये यहाँ पे ये नदियां बह रही हैं 4 5 6 7। ओके, तो ये जो स्थान है ये सप्त सैंधव प्रदेश है यहाँ पर, यानी कि सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र। अगला है राजवल पांडे। इन्होंने मध्य देश को बताया है आर्यों का उत्पत्ति स्थान मध्य देश, जो कि हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का क्षेत्र है। यह थे विकासवादी सिद्धांत को मानने वाले इतिहासकार, जिन्होंने बताया है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। अब देखिए दूसरा है हमारा विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत में इतिहासकारों में सबसे प्रामाणिक मत किसका है? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर इनका सबसे प्रामाणिक मत है। यह कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया के बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र से आए थे। तो इन्होंने क्या स्थान बताया है? मध्य एशिया। दूसरा है पी गाइल्स। दूसरे इतिहासकार हैं पी गाइल्स। इन्होंने बताया है स्थान हंगरी। ये विदेश के विश्व के हर जगह से बता रहे हैं ना, ये इतिहासकार बताते हैं कि जो आर्य थे वो भारत के मूल निवासी नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग स्थानों से आए थे। इसलिए ये सभी अलग अलग भारत के अलावा दूसरे देशों के नाम ये लोग बताते हैं। जो हंगरी है ये कहाँ है? डेन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र। डेन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र। अगला है हर्टवा पेंका। हर्टवा पेंका। इन्होंने स्थान बताया है जर्मनी। अगले हैं नेहरिंग महोदय। नेहरिंग महोदय दक्षिणी रूस। अब नेक्स्ट है DS त्रिवेदी। इन्होंने अफगानिस्तान को बताया है। अफगानिस्तान। अगला है दयानंद सरस्वती तथा परजीटर महोदय। इन्होंने जो स्थान बताया है वह है तिब्बत। अगला है ओल्डन वर्ग कीथ। लोगों ने बताया है पामीर। ये थे हमारे विसरणवादी सिद्धांत के मानने वाले इतिहासकार, जो कि बताते हैं कि इन स्थानों से जो है ये लोग इतिहासकार बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि इन स्थानों से आर्य लोग यहाँ पर आए थे। देखिए वैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत तथा आर्यों की जानकारी के मुख्य स्रोत। इसमें 2 तरह के स्रोत आते हैं। पहला तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होगा साहित्यिक स्रोत। जिसको हम वैदिक साहित्य भी बोलते हैं। संपूर्ण साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य है। पुरातात्विक स्रोत में आते हैं अभिलेख। अभिलेख इनके अंदर दो तरह के अभिलेख होते हैं। पहला तो आएगा एशिया माइनर यानी बोगज कोई अभिलेख, और दूसरा कस्सी का अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में आर्यों की जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं, यानी आर्यों के बारे में और वैदिक काल के बारे में जानकारी इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत में दो तरह के स्रोत हैं। पहला श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य। देखिए, एशिया माइनर सबसे पहला है। एशिया माइनर, इसमें कौन सा साक्ष्य मिलता है? एशिया माइनर में जो संधि का साक्ष्य में प्राप्त होता है, हमारे पिछले वीडियो में था संधि का साक्ष्य एशिया माइनर में प्राप्त होता है, जिसमें कहा जाता था पहले कि दो कबीले थे। दोनों कबीलों में एक कबीले का नाम था हित्ती और दूसरे कबीले का नाम था मित्तनी। हित्ती के प्रमुख यानी कि राजा जो थे वो सुब्बी लिम्बा थे। सुब्बी लिम्बा। और मित्तनी के जो प्रमुख थे उनका नाम था मति उ अजा। मति उ अजा। ओके, कहा जाता है कि ये कबीलेवासी जो थे ये आपस में दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे, युद्ध होते रहते थे इनके बीच में हमेशा, यानी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। फिर एक बार अंतिम समय में इन्होंने समझौता किया आपस में। इनका जब समझौता हुआ तो इन्होंने 4 देवताओं की कसम खाई, इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य। 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें एशिया माइनर में संधि के साक्ष्य में। इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य, ये 4 देवता हैं। इनकी इन लोगों ने सौगंध खाई और उसके बाद कहते हैं कि ये वहां से शिफ्ट हो गए और फिर आर्य के रूप में स्थापित हो गए। अगला है कस्सी के अभिलेख। इस अभिलेख में भी उल्लेख मिलता है कि आर्य जो है भारत के नहीं थे बल्कि ईरान से आए थे। यानी जो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख मिले हैं, अभिलेखों से जो जानकारी प्राप्त होती है उससे आर्यों और वैदिक काल के बारे में पता चलता है कि आर्य कहाँ से आए। अब हमारा है साहित्यिक स्रोत, जिसमें आएगा श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में सबसे पहला आता है हमारा वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। सूक्त तथा वेदांग आते हैं स्मृति ग्रंथ में। सभी साहित्यिक स्रोतों को वैदिक साहित्य कहते हैं। ओके, अब इसमें पहला है हमारा श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य में आता है वेद, सबसे पहला है हमारा वेद और दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरा है उपनिषद, चौथा है आरण्यक। ओके, और इसमें आता है हमारा सूक्त तथा वेदांग। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। स्मृति साहित्य, स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ। स्मृति की मान्यता निम्न श्रेणी की है। इसमें वेद नहीं आते हैं, ये मानवों द्वारा रचित है। पहला है सूक्त। एक ऋषि थे मंत्र दृष्टा।
मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा ऋषि के संपूर्ण वाक्य को सूत्र कहते हैं। अगला है वेदांग। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है, जो कि 6 होते हैं। ये स्मृति साहित्य के अंतर्गत हैं। अब हम देखते हैं श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य का अर्थ है सुना हुआ, सुनी सुनाई गई बातों के आधार पर तैयार होने के कारण इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। पहला है वेद। वेद का स्थान जो है श्रुति साहित्य में सबसे पहला है। वेद वे हैं जो संकलित किए गए हैं। देखिए वेद के संकलन करता है वेद व्यास। वेद का संकलन किसने किया है? वेद व्यास। वेद व्यास जी वेदों के रचयिता नहीं हैं, वेदों के रचयिता ईश्वर हैं, क्योंकि यह मानव द्वारा लिखित नहीं। स्मृति साहित्य मानव रचित है। स्मृति साहित्य मानव रचित है, लेकिन यह श्रुति साहित्य मानव रचित नहीं है, यह ईश्वरीय रचित है। यह सब कुछ जितना कुछ है यह ईश्वरीय रचित है। ओके, तो वेद के रचयिता वेद व्यास नहीं है, वेद के संकलन करता है। जानकारी इकट्ठा की इन्होंने, यानी सुनी सुनाई गई जो बातें मिली उनको एकत्रित करने के बाद फिर इन्होंने उसका संकलन किया। और इनका मूल नाम जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। वेदों की रचना अपौरुषेय कही जाती है। क्वेश्चन में है वेदों की रचना को क्या कहा जाता है, तो अपौरुषेय। या अपौरुषेय क्या है? वेदों की रचना को अपौरुषेय कहते हैं। फिर वेदों में संकलन की गई चीजें उसको संहिता कहते हैं। ब्राह्मण क्या है? वेदों की सरल व्याख्या करना। वेदों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरल रूप में गद्य के रूप में लिखित साहित्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक यानी वन पुस्तक। आरण्यक को वन पुस्तक भी कहा जाता है। शिष्य का गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करना आरण्यक का अर्थ है। आरण्य मीन्स जंगल, यानी जंगल में बैठकर गुरु के पास शिष्यों का ज्ञान प्राप्त करना आरण्यक कहलाता है। उपनिषद हमने बताया था, उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य का गुरु के निकट बैठना। तो गुरु तथा शिष्य के बीच जो वार्तालाप होती है। उपनिषद वैदिक साहित्य में सबसे लास्ट यानी कि सबसे अंत में जोड़े गए हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। देखिए उपनिषद क्या है? गुरु और शिष्यों के बीच जो वार्तालाप हुए वह उपनिषद हो गया। उन वार्तालाप को गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया और उसके बाद ब्राह्मण में क्या हुआ? वेदों की सरल व्याख्या की गई। और वेद क्या है? संकलित की गई चीजें, जानकारियां जितनी इकट्ठा की गई, संकलित की गई, वह सभी हर चीज वेद में आती है। यह थी आर्यों के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत। अब इसके बारे में जो कुछ बचा हुआ है अभी ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तथा वैदिक साहित्य में अभी काफ़ी कुछ है, तथा वेदों के बारे में कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे।